गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एज़ यू नो दैट। सो आज हम करेंगे ग्रामर टाइम। ये आप लोगों का बुक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इज़ द सेंटेंस। फर्स्ट चैप्टर है। तो सेंटेंस पता है सबको क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, ब्रैकेट किया है। You have learnt in a previous classes that a sentence is a group of words arranged in a proper order to make complete sense. Sentence क्या है? Group of words है जो एक सेंटेंस को प्रॉपर सेंस में, प्रॉपर भाव में और प्रॉपर मीनिंग में कंप्लीट करता है। ठीक है। सब्जेक्ट का दो पार्ट होता है, सेंटेंस का दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। है टू पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट क्या है? अब जानते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस अबाउट थिंग, पर्सन एंड द प्लेटफॉर्म, द एक्शन। इन सम सेंटेंसेस सब्जेक्ट कैन बी वन और whom एक्शन इज परफॉर्म्ड। इसका मतलब है सब्जेक्ट एक सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें हम तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है किसी सब्जेक्ट क्या है? किसी सेंटेंस का पार्ट। कैसे समझेंगे ये सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कैसे समझेंगे? किसी थिंग्स मतलब किसी चीज़, किसी पर्सन के बारे में, या कोई पर्सन द्वारा कोई परफॉर्म मतलब कोई चीज़ किया जा रहा है, कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो उसको हम समझेंगे, ये सब्जेक्ट है। इन सम सेंटेंस अ सब्जेक्ट कैन बी वन और whom द एक्शन इज परफॉर्म्ड। कोई सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? एक इंसान भी हो सकता है, एक चीज़ भी हो सकता है, और क्या है? द एक्शन उस पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। इसको अगर समझाए तो उसको भी हम सब्जेक्ट कहेंगे। अंडरस्टैंड? कैसे सब्जेक्ट क्या है? एक चीज़, कोई पर्सन, या उसी पर्सन द्वारा किया गया कोई काम। तो हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। चिल्ड्रेन स्विम इन द पूल, द ओल्ड कार वॉज सोल्ड। यहाँ पर इन द फर्स्ट सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन। हु डू द एक्शन? जो चिल्ड्रेन काम कर रहा है। ठीक है। एक ही बच्चा है जो स्विमिंग कर रहा है पूल में। नेक्स्ट है द सेकेंड सेंटेंस में द एक्शन इज परफॉर्म ऑन द सब्जेक्ट द ओल्ड कार, द ओल्ड कार वॉज सोल्ड। यहाँ पर ओल्ड कार सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये चीज़ मतलब ये कार बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है? ये कार बेचा जा रहा है, मतलब वॉज सोल्ड। जो पुरानी कार थी वो बेचा गया है। तो समझ में आप लोगों को सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये दो पार्ट में है। जैसे यहाँ पर किसी पर्सन को समझाया जाता है, और या किसी पर्सन द्वारा किए गए या किसी चीज़ द्वारा किए गए एक्शन को समझाया जाता है। जैसे चिल्ड्रन यहाँ पर एक्शन मतलब स्विम कर रहा है, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। और यहाँ ओल्ड कार में ओल्ड कार सब्जेक्ट है, मगर यहाँ पर ओल्ड कार को बेचा जा रहा है, तो ओल्ड कार के लिए कोई एक्शन हो रहा है। सो इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ में आया सबको? अब आते हैं हम प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस सब्जेक्ट डज, इज और हैज। प्रेडिकेट के एग्जाम्पल पे आते हैं। चिल्ड्रन स्विम इन द पूल, द ओल्ड कार वॉज सोल्ड। इन द एग्जाम्पल्स द हाईलाइटेड पार्ट आर प्रेडिकेट। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, हाईलाइटेड मतलब है ये जो पिंक कलर का पार्ट है, ये प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। और इन द गिवन एग्जाम्पल हो गया ये। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस बट इट सम सेंटेंस इज पोजिशन इज चेंज। सब्जेक्ट हर टाइम क्या होता है? शुरुआत में ही आता है। of a sentence. The subject usually comes at the beginning of a sentence,
बट इन सम सेंटेंसेस इज पोजिशन इज चेंज। कोई कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज करता है, मतलब बाद में भी आ सकता है। तो नीचे पॉइंट्स देखते हैं हम क्या है इसमें। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद ही आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब किसी को क्वेश्चन करना या किसी को पूछना। जैसे एग्जाम्पल है, देखो, डू यू लाइक टी, आपको क्या टी पसंद है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डू, हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, और यू है यहाँ पर सब्जेक्ट। डू है हेल्पिंग वर्ब और यू है सब्जेक्ट। इन imperative sentence the subject you often the implied or understood। जैसे एग्जाम्पल से देखो, finish your work as soon as possible। imperative sentence में क्या है आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। implied मतलब निश्चित करना और understood मतलब समझना, निश्चित करना या समझना। जैसे finish your work as soon as possible। finish your मतलब आपका, यू से योर आता है, सो यहाँ पर यू होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये पूरा जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव है, यहाँ सब्जेक्ट यू जो बीच में आ रहा है, ठीक है, बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी बीच में आ रहा है। सो इसको क्या बोला जा रहा है कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रहे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, सब्जेक्ट में कंसिस्ट वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड, ठीक है। एक सब्जेक्ट ख़त्म हो सकता है, कॉन्सिस्ट हो सकता है एक वर्ड से और एक वर्ड से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें द एग्जाम्पल है द गर्ल आर डांसिंग, द गर्ल्स इज ब्लू ड्रेस आर द विनर्स। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक ही है, क्या है, द गर्ल, ठीक है। और द गर्ल इन ब्लू ड्रेस, यहाँ पर जो ब्लू ड्रेस वाली गर्ल है वो यहाँ पर विनर है। इन द फर्स्ट सब्जेक्ट इज मेड वन वर्ड। देखो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, एक वर्ड में बन गया है, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट मेड इन वन मोर वर्ड, क्योंकि यहाँ पर गर्ल को डिस्क्राइब भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डिस्क्राइब, समझाया जा रहा है। जो गर्ल है वो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो विनर है। तो यहाँ पर एक गर्ल है या एक गर्ल है यहाँ पर जो गर्ल ब्लू ड्रेस में है। As the subject can be more than one word, in same way the predicate can also more than one word। अगर सब्जेक्ट एक वर्ड में हो सकता है, प्रेडिकेट भी एक से ज़्यादा। जैसे सब्जेक्ट एक से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा होता है, फिर उसमें प्रेडिकेट भी एक से ज़्यादा या एक हो सकता है। कैसे, देखो, सीता सिंग्स वेल, ही रैन ऑल द वे। In the above example, the predicate made up more than one word. The first sentence contains predicate of two words, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में sings well, यहाँ एक से ज़्यादा ही प्रेडिकेट है, एक 1 नंबर, ये 2 नंबर। और the two words while second one contains आ प्रेडिकेट और 4 वर्ड्स, यहाँ पर 4 वर्ड्स में प्रेडिकेट है, रैन ऑल द वे। यहाँ पर 2 है, 1 2, और यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4। सो आप लोगों को समझ में आया कि प्रेडिकेट 1 और मोर देन 2 3 4 ऐसे भी हो सकता है। सो लास्ट पे आते हैं। नीचे है यहाँ पर कुछ इंट्रांसिव और ट्रांसिव वर्ब। स्टूडेंट्स, ये
प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के ख़त्म होने के बाद हम आए हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। Some words have objectives while others don't. The verbs which have objects are called transitives. The verbs which not have objects are called intransitive. जिस verb में objective होता है उसको हम transitive verbs कहते हैं, और जिस verb में objects नहीं होते उनको intransitive verbs कहते हैं। Example, children fly kites, ठीक है। और second example है birds fly. In the first example, the verb fly has an object is kite. इसका मतलब है इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? काइट। क्यों? वर्ब है फ्लाई, मतलब फ्लाई पतंग उड़ा रहा है बच्चे, तो इसमें ऑब्जेक्ट फ्लाई है और वर्ब फ्लाई है और ऑब्जेक्ट है काइट्स। क्योंकि यहाँ पर एक काइट को बोला गया है, काइट फ्लाई हो रहा है। क्या फ्लाई हो रहा है? काइट। तो इस वजह से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो वर्ब के पास एक सेंटेंस के अंदर वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर यह बोला जाता है तो चिल्ड्रन फ्लाई, क्या फ्लाई कर रहा है? चिल्ड्रन तो कुछ ना कुछ फ्लाई करेंगे, चिल्ड्रन तो खुद फ्लाई नहीं हो सकते। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है काइट्स और वर्ब है फ्लाई। और यहाँ देखो है बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स हैड्स मतलब वर्ब जो फ्लाई है उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब पूछोगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव मीनिंग है सकर्मक और इंट्रांजिटिव मीनिंग है अकर्मक। तो यहाँ पर हम कहाँ पर थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्सन, व्हाट इज़ डन, क्या हुआ है, क्या कहा है, और गिवन टू पर्सन, क्या कुछ दिया है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के द्वारा, मतलब द ऑब्जेक्ट दैट डिनोट्स द पर्सन फॉर हुम समथिंग इज़ डन, मतलब किसी के लिए या किसी को दिया है या किसी के लिए बोला है। तो हरीश गॉट अ गिफ्ट ऑन दिवाली, हरीश ने दिवाली पे गिफ्ट मिला है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माय फ्रेंड गिव मी अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, बर्थडे में उसको एक गिफ्ट मिला है उसके फ्रेंड के द्वारा, ठीक है। ये हो गया। तो इन फर्स्ट एग्जाम्पल में सेंटेंस ओनली ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट अ गिफ्ट, और सेकेंड एग्जाम्पल में टू ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मी। ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एज टॉक्स अबाउट द पर्सन हु समथिंग इज गिवन, मतलब जिस पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है जिसको गिफ्ट मिला है, किसको मिला है? मी, मतलब मुझे। और सेकंड ऑब्जेक्ट है अ गिफ्ट, इज शोन दैट गिवन द पर्सन, मतलब किसने गिफ्ट दिया है। तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते क्योंकि इसमें इसको समझने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो में मैं समझ भी नहीं पाऊँगी और आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। कभी स्कूल खुलेगा तो टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूँगी। तो ये जस्ट रीड किया है मैंने, इसके एक्सरसाइज वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 4 तरीके का। कैसे? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी। तो असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट्स है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पर सही से दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, इसमें असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट्स है, ओनली 2 पार्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं अभी पेज को टर्न कर रही हूँ। And another assertive sentence
states a fact, it can be a positive or a negative statement. ठीक है, assertive sentence states a fact मतलब कुछ फैक्ट बताता है, मतलब डायरेक्ट बोलता है. इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है. क्या स्टेटमेंट, मैं अगर कुछ बोलूँ तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे मैं अगर बोलूँगी कि पढ़ाई कर लो, ये पॉजिटिव है. अगर मैं बोलूँगी कि अरे तुम तो पढ़ाई नहीं करोगे, तुम सिर्फ खेलोगे, ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, नेगेटिव बोल रहे हैं. इफ़ द सेंटेंस मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर आपको लगे कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है. अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर कुछ सेंटेंस ऐसे स्टेटमेंट अगर नेगेटिव में बोला जाए तो इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो एग्जांपल्स है, माय फादर इज़ बिज़ी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. माय फादर इज़ नॉट बिज़ी, मेरे फादर बिज़ी नहीं है. नो, नॉट, नाइदर ये आ जाए तो ये सारे हो जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस. काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. WH क्वेश्चंस और येस और नो. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज अ कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अगर कोई स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस आपको पूछा जाए, बोला जाए, कैसे, हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ WH क्वेश्चन. जैसे सब देखो, इसमें सब WH है ना. देखो ये WH, ये भी WH, ये और ये भी. क्वेश्चंस, तो सेंटेंस दैट बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब like be, have, do, modal verbs like can, may, will, etc. to ask a question is called yes no question. Example देखो, where is your pen, आपका पेन कहाँ है, ये देखो WH क्वेश्चन से हो रहा है. can you climb a tree, ये भी क्वेश्चन है मगर yes और no से. अगर तुम चढ़ सकते हो तो बोलोगे yes, अगर नहीं चढ़ सकते हो तो क्या बोलोगे, no. so ये आपको क्वेश्चन किया जा रहा है. वेयर इज़ योर पेन, आपका पेन कहाँ है. कैन यू क्लाइंब अ ट्री, क्या आप पेड़ पर जा सकते हो. इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो हैव देयर नेगेटिव फॉर्म्स, इनके भी नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं. दिस सेंटेंस आर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. कैसे, एग्जाम्पल देखते. व्हाट कैन ही डू नॉट, व्हाट कैन ही डू नॉट डू, इसने क्या नहीं किया है. आर यू नॉट टायर्ड, तुम थकी नहीं हो क्या. वेयर शुड वी नॉट लुक फॉर हिम, क्यों हम उसके तरफ नहीं देख रहे हैं. इज शी नॉट अ गुड बैट्समैन, ये इज ही नॉट अ गुड बैट्समैन, मतलब ये अच्छा बैट्समैन नहीं है क्या. तो इसमें देखो सारे सेंटेंस में नॉट है. क्या है, नॉट. यहाँ देखो ये भी नॉट है, इसमें भी नॉट है, और इसमें भी नॉट है, और इसमें भी नॉट है. सो सारे सेंटेंसों में नॉट है, तो इस वजह से ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया. इम्पेरेटिव. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिवन एन ऑर्डर, मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स एन एडवाइस. इम्पेरेटिव में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टेटमेंट जिसमें ऑर्डर कोई दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एडवाइस कर रहा है. जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस, मुझे एक ग्लास जूस चाहिए, ये ऑर्डर है. प्लीज़ राइट योर नेम हियर, ये रिक्वेस्ट है. एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर गुड हेल्थ, एडवाइस. ऑर्डर कैसे हो गया, अगर आपकी मम्मी आपको कुछ काम कर ली बोले कि बेटा पानी ला दो, ये ऑर्डर है. तो अगर कोई आपको कोई भाई बहन को आपको आज कुछ काम करवाना हो, या भाई बहन से आपको कुछ काम करवाने हैं, तो वो क्या करे, प्लीज़ भैया ये काम कर दीजिए, प्लीज़ बहन ये काम कर दो, तो ये रिक्वेस्ट हो जाता है. एक्सरसाइज रेगुलर फॉर गुड हेल्थ, एक्सरसाइज करना गुड हेल्थ होता है, मतलब तबीयत ठीक रहता है एक्सरसाइज करने से. ये एडवाइस है. जैसे बड़े आपको एडवाइस करते कि पढ़ाई कर ले, नहीं तो आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम होगी. सो ये एडवाइस है. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड सब्जेक्ट
एंड यू इम्पाइल्ड और अंडरस्टूड। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिन विद डोंट। इसमें भी नेगेटिव होता है इम्पेरेटिव में भी। जैसे कैसे ऐड होता है, डू नॉट, डोंट। देखो एन के बाद एक एपोस्ट्रॉफी है। डोंट ओपन द डोर, डोंट स्पिट ऑन द रोड, मतलब दरवाज़ा मत खोलो, ठीक है, ये एक ऑर्डर है। डोंट स्पिट ऑन रोड, ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मना कर रहे हैं कि रास्ते में थूक ना फेंके, ठीक है। समझ में आया सबको? इम्पेरेटिव में तीनों पार्ट्स ध्यान रखना, नहीं तो भूल जाओगे। सब में किसी में ऑर्डर होता है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कौन सा ऑर्डर है, कौन सा रिक्वेस्ट है, कौन सा एडवाइस है। अगर आपको मतलब आपके भलाई के लिए अगर कुछ बोला जाए, ठीक है, वो आप समझ लो आपकी एडवाइस है। अगर कोई आपका छोटा या कोई बड़ा कोई आपको बोले प्लीज़ गिव मी अ वाटर, प्लीज़ गिव मी सम पेन्स, तो ये हो गया रिक्वेस्ट। अगर ऐसे बोले कि प्लीज़ चेक आउट योर होमवर्क, ये ऑर्डर है कि आपको होमवर्क चेक करवाने हैं। तो नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो द स्टेटमेंट इज एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यू। जैसे जॉय मतलब खुशी, सॉरो मतलब दुख, और सरप्राइज मतलब कोई ऐसे सरप्राइज हो जाए किसी को सरप्राइज करना। व्हाट अ लवली चाइल्ड, ओ वाओ, मतलब कोई बच्चा देखे तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये बच्चा कितना सुंदर है, एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। हुर्रे द इंडिया टीम वोन द मैच, मतलब ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया टीम मैच जीत गई, हुर्रे, बहुत मज़ा आया। और एल्स मतलब एक सॉरो टाइप का होता है, जैसे ओह माय गॉड ये चला गया, ओ माय गॉड इसका डेथ हो गया, तो इसका पैर टूट गया, तो ये सॉरो है, दुख है। सॉरो मतलब दुख, सॉरो से सॉरी आती है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बिना ख़त्म नहीं होता है। सो वो WH से शुरू हो या कोई दूसरे सेंटेंस से शुरू हो या दूसरे कुछ से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा शायद। अगर कोई समझ में ना आए तो पूछना ज़रूर। हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, मगर ये एक्सरसाइज आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी में सारा सब कुछ है। बी बहुत बड़ा है, तो इसमें 10 है, 10 के 10 ही आप लोगों को करना है। पहले 2 मैंने कर दिया है समझाने के लिए। देखो क्या बोला गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेसेस फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये जो फ्रेसेस है इनको मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस में परिवर्तित करना है और जैसे बोला गया है। यंग फिर स्लैश वरीड प्लेस वुमन, फिर हाउ, फिर लुक्स। इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। हाउ द यंग वुमन लुक्स वरीड, ये होगा। फिर नेक्स्ट होगा डू यू नो हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ प्लेजर आर देयर इन आवर लाइफ्स। तो ऐसे ही आप लोगों को ब्रैकेट में देखना होगा क्या बोला गया है, इसको देख के आप लोगों को बनाना होगा। फिर मैं 1 बजे के बाद तो आंसर भेज ही दूँगी आप लोगों को, फिर चेकआउट कर लेना कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।